रेडियो वितस्ता हमसफ़र ज़िंदगी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आज लेके आया हूँ कार्यक्रम गुप्तगू का एक नया अंक। आज हम बात करेंगे एक कर्मठ समाज सेवी युवती से जो अम्बाला की बेटी है। युवा अवस्था में ही बच्चों के तकलीफ़ों को समझना, गरीब गुरबों की सहायता करना, हर सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर, कला एवं अन्य कार्यों में भाग लेना और प्रशंसा करना, ये इनकी खासियत है। आइए आज मैं आप सबको रूबरू कराता हूँ आज के मेहमान जो आमंत्रित है स्टूडियो रेडियो वितस्ता में। वो है अम्बाला की जानी मानी समाज सेवी इद्रीश फाउंडेशन की फाउंडर नेहा परवीन जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम गुप्तगू में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी तवज्जो दी और रेडियो वितस्ता में मुझे आमंत्रित किया। नेहा जी के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा अभिषेक पाठक जी का, जो एडमिन है इद्रीश फाउंडेशन में। और आज हमारे ये दो मेहमान इद्रीश फाउंडेशन और इनके काम के बारे में जानकारी दे देंगे। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं नेहा जी के साथ। नेहा जी, सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी तालीम कहाँ हुई है और आप समाज सेवा की तरफ कैसे गामजन हुए। मेरा जन्म अम्बाला कैंट में ही हुआ है। हालांकि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। सो मेरी स्कूलिंग सेवा समिति गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी जो कि मच्छी मोहल्ला के पास है, वहाँ से हुई थी। एंड देन फिर मैंने एसटी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद मेरा मास्टर डिग्री जो यूसोल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ से कंप्लीट हुआ है। आपकी जो टीम है, आपकी टीम में अभिषेक पाठक है, तो मैं अभिषेक से ये जानना चाहूँगा कि अभिषेक, किस तरीके से आप इद्रीश फाउंडेशन और नेहा जी के साथ जुड़े और किस तरीके का सपोर्ट और सहायता आप इद्रीश फाउंडेशन को देते हैं, और क्या आपकी वही सोच है जो नेहा जी ने अभी बताई। जी सर, नेहा जी ने जैसे बताया कि उन्होंने 12th से स्टार्ट कर दिया था, मेरी भी कुछ सोच ऐसी ही थी। मैं जब 12th में था, हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तब हम अपनी पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से करते थे और समाज के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे स्कूल के टीचर्स ने मुझे पढ़ने में बहुत सपोर्ट किया। तभी से एक सोच बन गई थी कि आने वाले समय में बच्चों की ऐसी मदद करनी कि कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रह सके। तो 12th पास करने के बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो 3-4 महीने का गैप आता है। उस गैप में मैंने फेसबुक पे इद्रीश फाउंडेशन का पेज देखा था, जहाँ अम्बाला में ही गांधी ग्राउंड में कुछ वॉलंटियर्स आके बच्चों को पढ़ाया करते थे, उन बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। वहाँ से मैंने कांटेक्ट किया इद्रीश फाउंडेशन की टीम को। तब टीम बहुत ही छोटी थी, शुरुआत ही शायद तभी हुई थी 2016-17 में इद्रीश फाउंडेशन की। तब से ही मैं फाउंडेशन के साथ जुड़ा। शुरुआत में मैंने वॉलंटियरिंग करी और धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता रहा और आज 4-5 साल हो गए हैं। आज इस टीम को बनाने में मैं बैकएंड से काम करता हूँ। मैं टीम के वॉलंटियर्स जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशंस बैठाता हूँ। टीम्स के फाउंडेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट्स इवनिंग क्लास के ज़रिए रोज़ शाम को बच्चों को क्लास देना हो, या फिर प्रोजेक्ट केयर के ज़रिए सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का काम और उन्हें अडॉप्ट करने का कार्य हो, या फिर जो फाउंडेशन की एक सोच है कि समाज में हर बच्चे को मुफ्त में पढ़ने के लिए किताब मिले, उसके लिए एक फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत हो, उसके लिए मैं पीछे बैकएंड से टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, टीम को मजबूत करने का कार्य कर रहा हूँ। अभिषेक जी, आपने विस्तार में ये सारी बात बताई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम खुद युवा होते हैं, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली होती है, उसके बाद हम अपने ज़िंदगी के बारे में शायद कम सोचते हैं और ज़रूरतमंदों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये जो सोच का बदलाव है, इसके पीछे अभिषेक पाठक क्या कहते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जब हम उस अवस्था में होते हैं, जब हम 12वीं क्लास में होते हैं, फिर 11वीं, जब हम कॉलेज में पैर आते हैं, स्टार्टिंग होती है, तब लाइफ उतनी आसान नहीं होती। अगर हम ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे परिवार अपने जो
रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे पैसे काट करके आपको पढ़ा रहे हैं, तब उस समय घर का माहौल देख करके हमारे माइंड में एक ऐसा आ जाता है कि कितनी मुश्किलों से हमारे परिवार जो हमें आगे का पढ़ाई पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हम अपने लाइफ में कुछ कर सकें। और शायद भारत का या फिर हर जगह, हर लोग, हर विश्व में हर जगह जितने भी परिवार हैं वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा लाइफ में आगे बढ़े, किसी भी तरीके से पीछे ना रह सके। तो सभी परिवार का यही सोच होती है कि उनका बच्चा पढ़ सके। तो उसी समय दिमाग में बात आती है कि कोई भी ऐसा ना रहे जिस तक शिक्षा ना पहुँचे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी सभी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं और समाज में जितनी भी अंधकार है या फिर नेगेटिविटी है उसको भी दूर कर सकते हैं। तो अगर इस माइंडसेट के साथ हम चले तो हम ज़रूर एक दिन एक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और यही माइंडसेट थी, इसीलिए फाउंडेशन के साथ जुड़ा और आज तक काम करता आ रहा हूँ। बच्चों की बात चल रही है तो जब हम बच्चों का भविष्य बनाने में लगते हैं, और भविष्य का सबसे आधार उसकी शिक्षा है, और अगर बच्चे हमारे शिक्षित हैं तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि हम देश को आगे लेके जाने के लिए ये सब काम करते हैं? बिल्कुल, और शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, बेसिक एजुकेशन तो सबका होना ज़रूरी है। कहीं हम पढ़ते हैं कि हमारे आज भी जब देश आज़ाद हो चुका है उसके बाद भी एक नेगेटिव न्यूज़ ही मान के चलिए कि अगर हम ये सुनते हैं कि इतने प्रतिशत बच्चे अभी तक शिक्षित नहीं हैं तो बहुत बुरा लगता है। और शिक्षा की वजह से जो आज समाज में अंधकार फैलता जा रहा है कि हम ऐसी कहीं सुनी बातों पे भी विश्वास कर लेते हैं और उसको मान करके आगे बढ़ लेते हैं जीवन में। तो अगर हम कहीं शिक्षित रहेंगे तो हम उन तथ्यों के पीछे जाके उनके कारण समझेंगे सबसे पहले, और फिर अपने तथ्य जो है वो सामने वाले के सामने रख सकते हैं कि जो भी आपने हमें मुझे बताया कोई चीज़ वो गलत है या फिर सही है। तो शिक्षित हम समाज होना तो बहुत ज़रूरी है, और बेसिक शिक्षा लेना हर एक बच्चे का अधिकार है और वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। इस कार्य को करने के लिए चाहे सरकार आगे आए या फिर इद्रिस फाउंडेशन जैसी संस्था आगे आए, ज़रूर लोगों को आगे आना चाहिए। और मूल्य शिक्षा जो है जो बच्चों को देने के लिए हमें ये कार्य तो करना ही पड़ेगा ताकि समाज में ये अंधकार को हम लोग दूर कर सकें, और शिक्षा ही एक इसका जरिया है। मैं अभिषेक पाठक आपका और नेहा जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप समाज में एक ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जिससे न कि उनके परिवार ही सफल रहेंगे, न कि उनके परिवार ही आगे चलेंगे, बल्कि देश भी आगे चलेगा। तो जब आप इद्रिस फाउंडेशन में आए और नेहा जी से जब आपने संपर्क किया तो नेहा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने अपनी टीम बनाई और किस तरीके से आपने उनको एक टीम वर्क में बांध लिया। हालांकि टीम बनाना हमेशा एक इजी टास्क नहीं होता है। टीम की सोच एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम टीम को इकट्ठा लेके चल सकते हैं। और इस चीज़ में मैं बहुत ही लकी फील करती हूँ खुद को। मेरी एक मैम थी स्कूल में, वत्सला शर्मा, जिन्होंने एक बात कही थी अपने इंग्लिश के क्लास के दौरान कि हम दुनिया में कहीं भी रहे, हम अपने जैसे लोग ढूंढ लेते हैं। और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे आसपास का माहौल है वो हमें अट्रैक्ट करता है। आप अगर एक सोच को लेके चल रहे हैं तो उसी सोच के लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास चुंबक की तरह जुड़ जाएंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मामले में मैं लकी रही कि जैसी सोच लेकर हम चले वैसी ही सोच के लोग आते गए, जुड़ते गए, और बहुत सारी कमियां और बहुत सारी अच्छाइयों के साथ हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करके हम सिर्फ एक फोकस के साथ कि हमें इस मुद्दे पे काम करना है, और हम जुड़ते रहें और चलते रहें। और अभी तक हमारा मेन मकसद यही है कि हमें सिर्फ एक मुद्दे पे काम करना है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी संस्था से आए लोग हैं। हमें सिर्फ एक मुद्दा लेके चलना है और उसके लिए इकट्ठे ही काम करना है। नेहा जी, मैं आपको वे थिएटर ग्रुप की जो संस्था है उससे मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप जो भी काम करते रहेंगे, हम समय समय पर आपके जो कार्य है वो हम रेडियो की आवाज़ के माध्यम से विश्व तक पहुँचाएंगे, और साथ में जितने भी हमारे अम्बाला के लोग हैं उन तक भी पहुँचाएंगे जिन तक
आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। ये हमारा सहयोग जारी आपके साथ रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेहा जी, आप एक कवित्री हैं, काउंसलर हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो रेलवे चाइल्ड लाइन के नाम से है, और आप इद्रीश फाउंडेशन चलाती हैं। तो आप मुझे ये बताइए और हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको ये बताइए कि इद्रीश फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है और आप किस तरीके से अपना समय इस फाउंडेशन के माध्यम से लगाती हैं। जो इद्रीश फाउंडेशन का उद्देश्य है वो बस 3 शब्दों का है जी। शिक्षा, परमो धर्मा। जी। मतलब जो शिक्षा है वही हमारा परम धर्म है, और इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। बेसिकली हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम अपना डेली का 1 घंटा या 2 घंटा भी निकाल पाए, बट एक सोशल मीडिया है, या फिर आप अपना माइंड से या फिर उसको आप कोऑर्डिनेट करके आगे जो लोग फ्री हैं उनको उन ड्यूटीज़ में बिठाकर आप टाइम निकाल सकते हैं, आप उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास वीक में सिर्फ 2 डेज़ होते हैं, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके पास वीक में 4 या 5 डेज़ होते हैं। तो हम यही करते हैं कि हम अपना 2 दिन निकालते हैं, और जो लोग 4 दिन निकाल सकते हैं उनसे उनका 4 दिन लेते हैं, एंड देन फिर कोऑर्डिनेशन बिठाकर हम टाइम को मैनेज करते हैं कि जो भी जितना टाइम दे सकते हैं हम उनके टाइम के अनुसार ही उतना टाइम उनका लेते हैं, और फिर उसको कार्य को आगे बढ़ाते हैं।